देखो क्लास चालू होने वाली है, तो एक बार अपना जो लिंक है वीडियो का वो आप एक बार शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके हमारे साथ। लिंक शेयर कर दीजिए एक बार। सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते, सभी को प्यार भरा नमस्कार। लिंक शेयर करिए, लिंक शेयर कर दीजिए। फिर 1-2 मिनट कुछ बातचीत करेंगे, फिर चालू करेंगे क्लास। कल शाम को जो क्लास हुई थी बायोलॉजी की, उसमें थोड़ी संख्या बड़ी थी स्टूडेंट की, लगभग 25 से 30 स्टूडेंट हुए थे एक बार। तो उसके लिए भी मैं आपको सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और स्टूडेंट थोड़े और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि थोड़े से और इंक्रीज़ करिए स्टूडेंट, लगभग 50 के समथिंग हो तो फिर थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ाने में। बाकी आपका सपोर्ट मैंने देखा, और मैंने ये भी देखा कि स्टूडेंट लगभग सारे ही स्टूडेंट आंसर सही दे रहे थे। तो उनको भी मैं कहना चाहूँगा सबको थैंक यू फॉर गिविंग आंसर। और उनकी भी तैयारी अच्छी है, लगभग सारे स्टूडेंट अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो उन सबको बेस्ट ऑफ लक भी कहना चाहूँगा कि जो आपने कॉलेज या जो आपने आपका गोल डिसाइड कर रखा है वो आपको मिलेगा। ठीक है। तो कल हमने जब पढ़ा था तो सुबह जो 11 बजे की क्लास थी उसमें हमने लगभग 80 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। ठीक है, 80 क्वेश्चंस तक हमने पढ़ लिए थे। अब उससे आज आगे हम पढ़ेंगे। एक बार लिंक शेयर कर दीजिए, और लिंक शेयर करके नीचे लिख दीजिए कि क्लास अभी लाइव चल रही है। फिर अपन आ जाइए इधर क्लास में, फिर हम क्लास पढ़ते हैं। अगर उनको ज्वाइन होना होगा तो वो हो जाएंगे। ठीक है जी 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 जी। अब चालू करते हैं क्लास। देखो कल भी मैंने कहा था, आज वापस से कह देता हूँ। जैसे ही लाइव क्लास ख़त्म होती है उसके बाद में जो भी आपका सवाल हो या कुछ भी हो वो कमेंट में करिएगा फिर। और लाइव चैट बॉक्स जब चलता है तो उसमें सिर्फ आप आंसर दीजिए। और कल जब क्लास चल रही थी तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे, बहुत सारे नहीं, 1 या 2 स्टूडेंट थे कि सर थायराइड नहीं होती है। तो देखिए जो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हुआ था और जेट का, तो जेट का जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें उसने थायराइड को ही सही माना था। बाकायदा ये क्वेश्चन पुराने जेट के पेपर में आया हुआ है और मैंने बुक से इसको टैली कर लिया है। उसने थायराइड को ही सही माना था, इसलिए मैंने थायराइड ही बताया आपको। और आपको थायराइड ही याद करना है। ठीक है, तो अब अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। लाइव कम है, थोड़े स्टूडेंट कम जुड़े हैं। प्लीज़ थोड़ा चैनल को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है, आप अपने दोस्तों के साथ पहले बता दिया करें उसको। अब हो सकता है थोड़े दिनों बाद में आपको लिंक पहले ही दे दूंगा। जैसे कल की क्लास है तो उसका लिंक आपको शाम को ही मिल जाएगा। सुबह की क्लास का अगले दिन की जो सुबह की क्लास होगी उसका लिंक 1 दिन पहले शाम को, और जो शाम की क्लास होगी उसका लिंक आपको सुबह मिल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको कंटेंट और सही ढंग से प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हो गई बातचीत। क्वेश्चन नंबर है हमारा, ये तो पढ़ लिया था हमने कल, फिर भी बता देता हूँ एक बार। RGC 936 जो किस्म है वो किसकी है? गंवार की है। किसकी? गंवार की किस्म है। और निम्न में से बहुवर्षीय फसल कौन सी है? बहुवर्षीय फसल है गन्ना। ठीक है, बहुवर्षीय फसल गन्ना है। 80 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे कल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, प्रजनक बीज को किस नाम से जाना जाता है? प्रजनक बीज को किस नाम से जाना जाता है? मातृ बीज, शुद्ध बीज, आधार बीज या आनुवंशिक बीज? बताना है आपको। प्रजनक बीज को किस नाम से जाना जाता है? मातृ बीज, शुद्ध बीज, आधार बीज या आनुवंशिक बीज? लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जिसने ऑप्शन ए वाला आंसर दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो प्रजनक बीज होता है उसको मातृ बीज के नाम से भी जाना जाता है। प्रजनक बीज को मातृ बीज के नाम से भी जाना जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रकार का बीज का उत्पादन भारत में नहीं होता है? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। किस प्रकार का बीज का उत्पादन भारत में नहीं होता है? ऑप्शन ए आधार बीज, ऑप्शन बी पंजीकृत बीज, ऑप्शन सी मातृ बीज और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो 4 ऑप्शन हैं, कमेंट करके बताइए लाइव चैट बॉक्स में। कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर।
देखो जिसने इसका आंसर डी दिया है उनका गलत है और जिसने बी दिया है बिल्कुल सही है। जो भारत में जिस बीज का प्रचलन नहीं है या उत्पादन नहीं होता या उसको विकसित नहीं किया जाता वो बीज होता है पंजीकृत बीज। पंजीकृत बीज का भारत में बिल्कुल भी चलन नहीं है, प्रचलन नहीं है और ना ही इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है चंवला का दूसरा नाम क्या है। चावल नहीं है, ये चंवला है। चंवला पूछा है, चंवला का दूसरा नाम क्या है बताना है आपको। ऑप्शन ए ग्रीन ग्राम, ऑप्शन बी लोबिया या काउपी, ऑप्शन सी किडनी बीन और ऑप्शन डी ब्लैक ग्राम। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको क्या इसका सही जवाब होगा। इसका सही जवाब क्या होगा बताना है आपको। चंवला का दूसरा नाम क्या है। ग्रीन ग्राम, लोबिया, काउपी, किडनी बीन या ब्लैक ग्राम। बताइए जल्दी से, चंवला का दूसरा नाम क्या होगा। जिसने बी वाला आंसर दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो चंवला होता है उसको लोबिया भी बोला जाता है, उसको काउपी भी बोला जाता है। अब इसके 2 नाम और बता देता हूं मैं। इसको ब्लैक आई पल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक आई पल्स, यानी काली आंख वाला दाल या काली आंख वाली दाल भी इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपने देखा होगा लोबिया या चंवला को वो पूरा सफ़ेद होता है और उसके बीच में एक काला सा धब्बा होता है। वो काला सा धब्बा होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इसको ब्लैक आई पल्स भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको वेजिटेबल मीट की संज्ञा भी दी गई है। और क्या कहते हैं इसको? वेजिटेबल मीट भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो एक तो लोबिया, एक काउपी, एक वेजिटेबल मीट और एक ब्लैक आई पल्स या काली आंख वाली दाल भी इसको कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है बंगाल ग्राम किसको बोला जाता है। कमेंट पहले मत करिए आप। मैं इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन आपको बता रहा था, वो मैंने बता दिए। जिसका ध्यान कमेंट करने में था वो उससे मिस हो गए वो, और जिसने सुना उसने याद कर लिए। तो इसलिए कहता हूँ जब कमेंट करने के लिए कहा जाए तब कमेंट करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करवा सकूँ। जो ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसके अलावा भी मैं 3-4 उससे रिलेटेड क्वेश्चन बोलता हूँ, तो वो भी सुना करिए आप। 84 क्वेश्चन है, बंगाल ग्राम किसको बोला जाता है। ऑप्शन ए मूंग, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी अरहर और ऑप्शन डी मोठ। अब बताना है आपको बंगाल ग्राम किसको बोला जाता है। मूंग, चना, अरहर और मोठ। कमेंट करके बताइए, लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए। जिसने जवाब दिया है बंगाल ग्राम का चना, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आपका। बंगाल ग्राम किसको बोला जाता है? चना को बोला जाता है। बंगाल ग्राम किसको बोला जाता है? चना को बोला जाता है। चने का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? साइसर एरिटिनम। क्या है? साइसर एरिटिनम भी इसको बोला जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि चने में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो बताइए। पीछे बता चुका हूँ मैं आपको, चने में प्रोटीन की मात्रा बतानी है आपको। कोई बात नहीं, कमेंट कर दीजिए अगर आता है तो, नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ। जो चने में प्रोटीन की मात्रा होती है वो होती है 21%, यानी कि 21%। कितने परसेंट होती है? 21% होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 21% होती है। और जो अंडे से जो चूजा बाहर आता है वो भी 21 दिनों में आता है। ठीक है, और जो CRI स्टेज होती है वो भी 21 दिनों की होती है। ठीक है, तो 21 दिनों के 3 डाटा बताए मैंने आपको भी। अगला सवाल है किडनी बीन किसको बोला जाता है। किडनी बीन किसको बोला जाता है। ऑप्शन ए मोठ, ऑप्शन बी राजमा, ऑप्शन सी अरहर और ऑप्शन डी मूंग। अब बताना है आपको किडनी बीन किसको बोला जाता है। मोठ, राजमा, अरहर और मूंग। बताइए, मोठ, राजमा, अरहर और मूंग बताना है आपको। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखो जिसने जवाब दिया है राजमा, यानी कि बी ऑप्शन दिया है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। बिल्कुल सही जवाब है आपका। किडनी बीन किसको बोला जाता है? किडनी बीन बोला जाता है राजमा को। किडनी बीन राजमा को बोला जाता है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से सुनिएगा। टमाटर के खेत के चारों तरफ ट्रैप क्रॉप या फंदा फसल। अभी ये भी बताऊंगा आपको कि ट्रैप क्रॉप क्या होती है, जिसको हिंदी में फंदा फसल बोलते हैं, ये क्या होती है ये भी बताऊंगा अभी आपको। ट्रैप क्रॉप के लिए कौन सी फसल उगाते हैं। ऑप्शन ए गेंदा, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी जवार और ऑप्शन डी बाजरा। बताना है आपको
टमाटर के खेत के चारों तरफ ट्रैप क्रॉप या फंदा फसल के लिए कौन सी फसल उगाते हैं? बताइए, ए, बी, सी या डी, कौन सा आंसर होगा इसका? जिसने गन्ना जवाब दिया है गलत है, जिसने बाजरा दिया है वो भी गलत है, जिसने जवार दिया है वो भी गलत है। जो इसका आंसर होगा वो आंसर होगा गेंदा। टमाटर के खेत के चारों तरफ कौन सी फसल उगाते हैं हम? टमाटर के खेत के चारों तरफ हम उगाते हैं गेंदा। अब देखो क्या होता है, जब हम टमाटर की फसल उगाते हैं तो उसको रोगों और कीटों के प्रकोप से बचाने के लिए हम उस फसल, मुख्य फसल के चारों तरफ क्या करते हैं, कुछ संख्या में एक एक या दो दो लाइन में हम क्या कर देते हैं, गेंदे की फसल उगा देते हैं। इससे क्या होता है, जो कीट और रोग होते हैं वो, क्योंकि गेंदे की फसल में पीले कलर के फूल आते हैं तो वो उस रंग से उस फूलों की तरफ आकर्षित होते हैं और सिर्फ गेंदे की फसल को ही नुकसान पहुंचाते हैं, और इससे गेंदे की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। जबकि गेंदे की हमारी मुख्य फसल नहीं होती, हमारी मुख्य फसल टमाटर की होती है, तो वो रोग और कीट के प्रकोप से बच जाती है। अब समझ में आ गया होगा आपको कि ट्रैप क्रॉप या फंदा फसल क्या होती है, जिसमें मुख्य फसल के चारों ओर कुछ संख्या में दूसरी फसल उगाई जाती है और जिससे मुख्य फसल रोग व कीट के प्रकोप से बच जाती है। तो इसका आंसर होगा गेंदा। ठीक है, अगला सवाल है, कपास के खेत में ट्रैप क्रॉप के लिए कौन सी फसल उगाते हैं? अब ट्रैप क्रॉप या फंदा फसल बता दिया मैंने आपको। अब आपको बताना है कि जो कपास का खेत होता है उसमें कौन सी लेंगे। टमाटर के खेत में तो हम गेंदा ले रहे थे, अब कपास के खेत में कौन सी लेंगे बताना है आपको। सोयाबीन, टमाटर, भिंडी या मिर्च। 4 ऑप्शन हैं, बताइए जल्दी से। जिसने जवाब दिया है भिंडी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो टमाटर के कपास के खेत में जो फसल उगाते हैं ट्रैप क्रॉप के लिए या फंदा फसल के लिए, वो उगाते हैं हम भिंडी। वो हम क्या उगाते हैं? भिंडी उगाते हैं, जिससे भिंडी पर रोगों का प्रकोप हो जाता है और कपास की फसल बच जाती है। अब देखो यहाँ पर कैसे होता है ये चीज़, क्योंकि कपास कौन से कुल का पौधा है? कपास मालवेसी कुल का पौधा है। और भिंडी कौन से कुल का पौधा है? भिंडी भी मालवेसी कुल का पौधा है। जरूरी नहीं है यहाँ पर, जैसे अब यहाँ पर कहोगे आप कि सर टमाटर तो सोलनेसी का है और गेंदा अलग कुल का है, तो यहाँ पर तो आपने एक बताया, तो जरूरी नहीं है, कुल से संबंध होना जरूरी नहीं है, कि जरूरी नहीं है कि हर फसल में ये फिट बैठे ही बैठे। लेकिन इसमें कपास में क्या होता है, कपास भी मालवेसी का है और भिंडी भी मालवेसी का है। अब कपास के जो अधिकतर कीट होते हैं वो कीट किस पर आकर्षित हो जाते हैं? भिंडी की फसल पर आकर्षित हो जाते हैं और कपास की फसल बच जाती है। तो ये होता है इसका मेजर कॉन्सेप्ट। अगला सवाल है, ये बायोडीजल वाला सवाल IAS RS वाले एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, क्योंकि बायोडीजल पर अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रहा है। तो आपको बताना है कि बायोडीजल किस फसल से बनाया जाता है? अलसी, गंवार, सोयाबीन या रतनजोत। बताना है आपको। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सभी प्यारे बच्चे, प्यारे विद्यार्थी, कितने अच्छे बच्चे हैं ये सारे। अलसी, गंवार, सोयाबीन और रतनजोत, बायोडीजल किससे बनाया जाता है? जिसने जवाब दिया है डी वाला रतनजोत, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो बायोडीजल बनाया जाता है वो बनाया जाता है रतनजोत से। किससे बनाया जाता है? रतनजोत से बनाया जाता है। बायोडीजल किससे बनाया जाता है? रतनजोत से बनाया जाता है। रतनजोत का जो दूसरा नाम है वो दूसरा नाम क्या है? जेट्रोफा कर्कस। क्या नाम है? जेट्रोफा कर्कस, या इसको जेट्रोफा प्लांट भी बोला जाता है। इसको जेट्रोफा प्लांट भी बोला जाता है। तो अगर आपको ऑप्शन में रतनजोत नहीं दिया है और आपको ऑप्शन में दे दिया जेट्रोफा प्लांट, तो जेट्रोफा प्लांट सही माना जाएगा। या आपको दे दिया कि जेट्रोफा कर्कस, तो जेट्रोफा कर्कस भी सही माना जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ अब बढ़ते हैं हम। सुपरवाइजर 2012 का क्वेश्चन है ये। जवार की प्रथम संकर किस्म है, बताना है आपको। ऑप्शन ए RSG फर्स्ट, CSH फर्स्ट, प्रताप और NPS फर्स्ट। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है आपको। RSG फर्स्ट, CSH फर्स्ट या प्रताप या NPS फर्स्ट। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जवार की प्रथम संकर किस्म कौन सी थी। ठीक है, जिसने ऑप्शन दिया है बी वाला, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो जवार की प्रथम संकर किस्म थी वो थी CSH फर्स्ट। किसकी क्या थी? CSH फर्स्ट थी। ठीक है, CSH फर्स्ट किसकी किस्म थी? जवार की प्रथम संकर किस्म थी।
प्रताप किस्म पूछ ले आपसे तो प्रताप किस्म किसकी है? देखो तिल की भी है प्रताप किस्म और मक्का की भी है। तिल की भी है और मक्का की भी है। प्रताप किस्म नाम क्यों रखा गया? राजस्थान में देखो सबसे ज़्यादा अगर मक्का का उत्पादन आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर होता है? चित्तौड़गढ़ में होता है। कहाँ पर होता है मक्का का उत्पादन? सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन चित्तौड़गढ़ में होता है। और महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? प्रताप यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? उदयपुर में है। ठीक है। और महाराणा प्रताप जो यूनिवर्सिटी है उसके अंडर में बहुत सारे आते हैं कृषि विज्ञान केंद्र, इसीलिए वहाँ पर उस यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हुए और महाराणा प्रताप जो राजा था उससे संबंध रखते हुए मक्का की एक किस्म विकसित की गई और उस किस्म का नाम क्या रखा गया? प्रताप। उस किस्म का नाम क्या रखा गया? प्रताप रखा गया। ठीक है। अगला सवाल है, इम्पोर्टेंट है ये सवाल, देखो लूणाश्री किस फसल की किस्म है? लूणाश्री किस फसल की किस्म है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी चना और ऑप्शन डी मक्का। बताना है आपको। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बताऊंगा अब मैं आपको। बताइए लूणाश्री किसकी किस्म है? लूणाश्री ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी चना और ऑप्शन डी मक्का। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन ए बी वाला धान बिल्कुल सही जवाब है आपका। लूणाश्री किसकी किस्म है? लूणाश्री धान की किस्म है। लूणाश्री किसकी किस्म है? धान की किस्म है। और ये कैसे है? अब देखो इसमें इसकी विशेषता क्या है। इस किस्म का नाम क्या है? लूणाश्री। अब लूणाश्री में से श्री हटा दो, श्री हटा दिया हमने तो क्या बच गया? लूणा बच गया। लूणा यानी लूण, लूण मतलब नमक। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो लूणाश्री किस्म है वो क्षारीय क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर मिट्टी में नमक की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है या मिट्टी खारी होती है या उसमें क्षार ज़्यादा पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में लूणाश्री को उगाया जाता है। ठीक है। उन क्षेत्रों में किसको उगाया जाता है? लूणाश्री को उगाया जाता है। तो जो लूणाश्री किस्म है वो लूणाश्री किस्म किसकी है? धान की किस्म है। धान की किस्म होने के साथ साथ उसकी विशेषता क्या है कि यह एक ऐसी किस्म है जो क्षारीय क्षेत्रों में उगाई जाती है, जहाँ पर मिट्टी में क्षार की मात्रा ज़्यादा होती है उन क्षेत्रों में इसको उगाया जाता है, इसलिए इसका नाम लूणाश्री रखा गया है। लूणाश्री में जो लूण होता है उसका मतलब होता है नमक या क्षार। अगला सवाल है, धान की प्रथम अधिक उपज देने वाली किस्म है? बताना है आपको। ऑप्शन ए जगन्नाथ, ऑप्शन बी बासमती 2, ऑप्शन सी रत्ना और ऑप्शन डी बासमती 370। धान की अधिक उपज देने वाली किस्म बताना है आपको। जगन्नाथ, पूसा बासमती 2, रत्ना और बासमती 370। 4 ऑप्शन हैं, बताइए जल्दी से जवाब दीजिए। धान की प्रथम अधिक उपज देने वाली किस्म पूसा बासमती 2। जिसने बी ऑप्शन दिया है जवाब सही है आपका। धान की प्रथम अधिक उपज देने वाली किस्म कौन सी थी? पूसा बासमती 2। पूसा बासमती 2 अधिक उपज देने वाली किस्म थी। अगला सवाल है, बाजरे की प्रथम संकर किस्म है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बताना है आपको। बाजरे की प्रथम संकर किस्म है HB फर्स्ट, BH फर्स्ट, RH फर्स्ट या HR फर्स्ट। 4 ऑप्शन है, लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए मुझे बाजरे की प्रथम संकर किस्म। फिर इससे जुड़े कुछ 4-5 सवालात और बताऊंगा मैं आपको जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज संख्या कम है, स्टूडेंट कम जुड़े हैं आज। संख्या जो जिस हिसाब से संख्या बढ़नी चाहिए थी उस हिसाब से स्टूडेंट की संख्या बढ़ नहीं रही। हम सोच रहे हैं लाइव केमिस्ट्री की क्लासेस भी शुरू करें लेकिन स्टूडेंट बढ़ नहीं रहे। 50 से 60 हो, 50 तो होनी चाहिए तब बढ़े। हाँ, तो बाजरे की प्रथम संकर किस्म है HB फर्स्ट, BH फर्स्ट, RH फर्स्ट या HR फर्स्ट। तो जिसने जवाब दिया है ए वाला HB फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है आपका। बाजरे की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? HB फर्स्ट। कौन सी है? HB फर्स्ट प्रथम संकर किस्म है। अब सवाल बार बार बाजरे से क्या पूछा जाता है? एक सवाल तो ये पूछा जाता है कि HB फर्स्ट जो है वो बाजरे की प्रथम संकर किस्म है। फिर सवाल पूछा जाता है बाजरे की बीज दर क्या होती है? तो बाजरे की बीज दर भी बार बार पूछी जाती है। 4 किलोग्राम बीज दर होती है। कितनी होती है? ऑफिशियल है, फिक्स है, बिल्कुल 4 किलोग्राम बीज दर होती है। ठीक है। अगर ऑप्शन में आपके वहाँ पर पूछा जाता है 3 से 4 या 4 से 5 तो 4 से 5 को सही करिएगा आप। अगर आपके ऑप्शन में दे दिया, इधर दे दिया 3 से 4 और इधर दे दिया 4 से 5
तो 4 से 5 को सही करना है। हमेशा जो बीज दर रखी जाती है वो जो फिक्स बीज दर होती है उससे ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन उससे कम नहीं रख सकते। तो हमारी फिक्स बीज दर कितनी है, 4 किलोग्राम है, तो 4 से 5 आ रहा है, तो 4 से 5 का डाटा सही माना जाएगा, ना कि 3 से 4 का सही माना जाएगा। ठीक है, कम नहीं रख सकते, ज़्यादा रख सकते हैं। फिर इसके बाद में एक सवाल और पूछा जाता है कि जो खाद्यान्न फसलें होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में जो वसा पाई जाती है वो किस फसल में पाई जाती है। तो खाद्यान्न फसलों में सबसे ज़्यादा मात्रा में वसा किस में पाई जाती है, बाजरे में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, बाजरे में पाई जाती है। अब सवाल जेट में ऐसे पूछा गया था कि खाद्यान्न फसलों में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जवार में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जवार में पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा वसा बाजरे में पाई जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला सवाल है, मक्का की प्रथम संकर किस्म है। मक्का की प्रथम संकर किस्म बतानी है आपको। देखो अभी मैं 93 वाला क्वेश्चन समझा रहा हूँ, तो आप 93 पर ही ध्यान दीजिए। 94 का आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, 95 का आंसर देने की ज़रूरत आपको नहीं है। जब तक समझोगे नहीं, सुनोगे नहीं। हाँ, हमें पता है आपको आता है और आप सारे ही स्टूडेंट ब्राइट स्टूडेंट हो, लेकिन मैं इस जो क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ उससे जुड़ी मैं कहानियाँ बताता हूँ आपको कि कौन सा सवाल कहाँ पर आया था, किस सवाल को कैसे घुमाकर पूछा था। उस चीज़ को मिस मत करिए। बाकी तो आप तो ये बुक से ही पढ़ लो, फिर फ़ायदा क्या है, बुक से पढ़ के उसको दे दो आंसर, लेकिन इससे रिलेटेड जो जानकारी है वो भी तो मिलनी चाहिए ना आपको। इसीलिए लोग लाइव टेस्ट क्लास क्यों ज्वाइन करते हैं, इसीलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि हर सवाल का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और उससे जुड़ी जानकारियाँ मिलती हैं, और सवाल किस प्रकार से आया था, कहाँ पर पूछा गया था, वो सारी जानकारी मिलती है। इसीलिए जब जो सवाल चल रहा हो उसी पर कॉन्सेंट्रेट करें आप। अब देखो, मक्का की प्रथम संकर किस्म पूछी है। ऑप्शन ए गंगा 1, ऑप्शन बी गंगा 101, ऑप्शन सी जय और ऑप्शन डी संकर 1। 4 ऑप्शन हैं, आपको लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। गंगा 1, गंगा 101, जय और संकर 1। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन ए वाला, जी बिल्कुल सही जवाब है आपका गंगा 1। गंगा 1 क्या थी, मक्का की प्रथम संकर किस्म थी। अगर आपसे अब पूछ लिया जाए कि भारत में ऐसी कौन सी फसल है जिस पे सबसे पहले अनुसंधान कार्य शुरू हुआ था, या सबसे पहले अनुसंधान कार्य के लिए किस फसल को चुना गया था, या अनुसंधान परियोजना किस फसल पर चलाई गई थी, तो सबसे पहले जो अनुसंधान परियोजना चलाई गई थी वो मक्का की फसल पर चलाई गई थी। सबसे पहले अनुसंधान परियोजना जो चलाई गई थी वो किस पर चलाई गई थी, मक्का की फसल पर चलाई गई थी। राजस्थान में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन कहाँ पर होता है, सर्वाधिक मक्का का उत्पादन राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में होता है। भारत में विश्व में आपसे पूछ लिया जाए कि मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है सर, तो विश्व में सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन होता है अमेरिका में। मक्का को अमेरिका की रीढ़ भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा उत्पादन होता है। फिर एक सवाल और बता देता हूँ मक्का से रिलेटेड कि जो मक्का की संकर बीज दर होती है ये बार बार पूछी जाती है। मक्का की संकर बीज दर जो होती है ये बार बार पूछी जाती है। मक्का की संकर बीज दर होती है 20 से 25 किलोग्राम। 20 से 25 किलोग्राम बीज दर होती है मक्का की संकर बीज दर। जब संकर की पूछी जाए तो संकर की लिखनी है आपको, सामान्य की नहीं लिखनी है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मालव शक्ति, मालव क्रांति, मालव शक्ति, मालव रत्न किस फसल की किस्म है? कपास, काठिया गेहूँ, मक्का और धान। बताना है आपको। मालव शक्ति, मालव क्रांति, मालव रत्न बताना है किस फसल की किस्में हैं। मालव शक्ति, मालव क्रांति, मालव रत्न। जिसने जवाब दिया है बी वाला बिल्कुल सही जवाब है। मालव शक्ति, मालव क्रांति, मालव रत्न किसकी किस्में हैं? काठिया गेहूं की किस्म है। किसकी किस्म है? काठिया गेहूं की किस्म है। और ये काठिया गेहूं जो होता है ये गेहूं का ही एक, जैसे एक तो होता है चपाती वाला गेहूं जिसको बोलते हैं हम सामान्य गेहूं, उसी की एक प्रजाति होती है। वो कौन सी होती है? काठिया गेहूं होती है। और वो थोड़ी सी हार्ड होती है थोड़ी सी, इसीलिए उसको काठिया गेहूं बोला जाता है। उसके थोड़ी जो गुणवत्ता और गुण होते हैं वो थोड़े चपाती वाले गेहूं से थोड़े कमज़ोर होते हैं, ठीक है।
अब गेहूं से रिलेटेड एक बात और बता देता हूँ। देखो, जो अभी तक जो हम जो गेहूं खाते हैं या जो गेहूं हमने देखा है अभी तक, वो सफ़ेद कलर का होता है। सफ़ेद तो नहीं होता, हमारी चमड़ी का जो कलर होता है उस कलर का होता है। और गेहूं सा भी बोला जाता है उसको, गेहूं सा कलर होता है या गेहूं सा बोला जाता है उसको। लेकिन अब हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रिसर्च करके काले गेहूँ भी बना दिए गए हैं। अब काले गेहूँ भी आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, काले गेहूं का उत्पादन शुरू हो गया है। काले गेहूं वाली किस्म को विकसित कर लिया गया है। अब आप कहोगे सर काले गेहूं तो कोई खरीदेगा ही नहीं। तो काले गेहूं का उत्पादन, किसी भी जब किस्म का उत्पादन किया जाता है या उसका डेवलपमेंट किया जाता है तो पहले उसकी कमी होती है तभी उसको बनाया जाता है। ऐसे नहीं कि मुंह उठा के किसी भी चीज़ को बना दिया। काले गेहूं की कहीं ना कहीं कमी हो रही होगी, पशुओं के आहार बनाने में कमी हो रही होगी, तब उसको विकसित किया होगा, या उसमें कोई विशेष गुण होगा इसलिए उसको विकसित किया होगा। और अब वो धीरे धीरे उसका फ़ायदा किसको मिलेगा? हमारी जनता को मिलेगा। तो इसीलिए कभी किसी चीज़ की कमी होती है तभी उसको विकसित किया जाता है। जैसे अब टमाटर की जो किस्म है फ्लेवर सावर, उस किस्म की विशेषता क्या है? उस फ्लेवर सावर किस्म की विशेषता है कि उसको आप बिना फ्रिज के कहीं भी रख दो, लगभग वो 10 से 12 दिन तक वो टमाटर ख़राब नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसकी जो टमाटर की जो छाल होती है उसके अंदर एक एंजाइम बनता है। वो एंजाइम क्या करता है? धीरे धीरे उस टमाटर को सड़ा देता है। लेकिन जब उन्होंने रिसर्च किया तो रिसर्च करने के बाद में उन्होंने वो एंजाइम वहाँ से हटा दिया। कौन सी किस्म में हटाया है? वो हटाया है फ्लेवर सावर में। अब जब वो एंजाइम ही नहीं रहेगा तो फिर टमाटर को सड़ाएगा कौन? तो इसीलिए जब किसी चीज़ की कमी होती है तभी उसको विकसित किया जाता है। तो अब काले गेहूँ भी आपको देखने को मिलेंगे कुछ दिनों बाद। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको मैंने देनी थी, जो दे दी। अगला सवाल है, गेहूं की पहली बोनी किस्म थी, बताना है आपको। गेहूं की पहली बोनी किस्म थी रत्ना, नौरीन 10 या नौरीन 10, किसान और जय, बताना है आपको। गेहूं की बोनी किस्म ABCD बताइए जल्दी से। गेहूं की बोनी किस्म कौन सी थी? जिसने बी वाला जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो गेहूं की पहली किस्म थी वो थी नौरीन 10। गेहूं की पहली बोनी किस्म कौन सी थी? नौरीन 10 थी। और नौरीन 10 जो किस्म थी उसको सबसे पहले बाहर से लाया गया था। बाहर से लाके फिर उस किस्म से नौरीन 10 से विकसित करके अन्य किस्मों का क्रॉस करवा के और फिर क्या कराया गया? अन्य किस्मों का क्रॉस कराने के बाद में गेहूं की नई किस्में निकाली और नई किस्में निकालने से ही भारत में हरित क्रांति संभव हो सकी। अब देखो क्या हुआ, जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था तो उसके कुछ समय बाद में जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब जनसंख्या बढ़ने लगी तो जनसंख्या को खाने के लिए अनाज की कमी होने लगी। तब उस समय भारत में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर MS स्वामीनाथन। क्या था? उनका नाम था MS स्वामीनाथन। तो उन्होंने इस जिम्मेदारी को लिया, समझा, और उन्होंने इस जिम्मेदारी को समझने के बाद में वो अमेरिका गए। वहाँ से वो गेहूँ का जो अच्छी क्वालिटी का बीज था वो बीज लाए। फिर उस बीज को यहाँ लाया। भारत में लाने के बाद में उस बीज का उत्पादन शुरू किया गया, उस बीज को बढ़ाया गया। 100 किलोग्राम बीज लाए थे और आज देख लो वो बीज कितने जितने भी राजस्थान के और भारत के भंडार गए हैं उन सब में वही बीज भरा हुआ है। उन्हीं किस्म से 100 किलोग्राम किस्म से ही बनाया हुआ बीज भरा हुआ है। तो फिर उन्होंने हरित क्रांति के लिए अच्छी अच्छी किस्में विकसित की। फिर उन किस्मों को फ्री में किसानों को दिया गया। फिर किसानों ने वो बीज उगाया और बहुत ज़्यादा बम्पर उत्पादन हुआ, बम्पर पैदावार हुई और खाद्यान्न का जो समस्या थी वो कम हो गई। आज खाद्यान्न में हम इतने आत्मनिर्भर हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसे जो देश हैं उनको हम लगभग 10 साल तक फ्री बैठे बैठे अनाज खिला सकते हैं। इतना अनाज हमारे भारत के अनाज के गोदामों में अभी तक पड़ा हुआ है। तो ये कुछ कहानी थी हरित क्रांति की। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जवाब मैं दे चुका हूँ, इसका जवाब होगा नौरीन 10। आप क्लास में जुड़े रहिए, मैं आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुनाऊंगा इससे रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कहानियाँ भी मैं सुनाता रहूँगा आपको। किसान किस फसल की किस्म है, बताना है आपको। सोयाबीन, मक्का, चना और धान। सोयाबीन, मक्का, चना और धान बताना है आपको। किसान किस फसल की किस्म है, किसान किस फसल की किस्म है बताना है आपको। सोयाबीन, मक्का, चना और धान। देखो जो किसान किस्म है वो किसान किस्म किसकी है? किसान किस्म है मक्का की। ठीक है, तो जिसने बी वाला जवाब दिया है सही जवाब है आपका। किसान इज ए वेराइटी ऑफ मेज। किसान किसकी किस्म है? मक्का की किस्म है।
अगला सवाल है हमारा, धान की किस विधि में नर्सरी तैयार करने में सबसे कम क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इस सवाल को मैंने आपको कल भी समझाया था। वापस से ये सवाल उस समय थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया था, आज अलग तरीके से पूछा गया है। धान की किस विधि में नर्सरी तैयार करने में सबसे कम क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। गीली क्यारी विधि, श्री विधि, सूखी क्यारी विधि या डेपोक विधि, बताना है आपको। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, धान की किस विधि में नर्सरी तैयार करने में सबसे कम क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। गीली क्यारी, सूखी क्यारी, श्री या डेपोक। जिसने डी ऑप्शन दिया है डेपोक, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो धान की जो सबसे कम क्षेत्रफल में तैयार की जाने वाली विधि है, नर्सरी है, नर्सरी को सबसे कम क्षेत्रफल में तैयार की जाने वाली जो विधि है उस विधि का नाम है डेपोक। क्या है? उस विधि का नाम डेपोक है। और ये जो डेपोक विधि है इसमें हम क्या करते हैं, एक कमरा होता है, उसमें केले के पत्ते बिछा देते हैं। केले के पत्ते बिछाने के बाद उसमें हम प्लास्टिक शीट का उपयोग भी कर सकते हैं। बिछा दिया, फिर उसके बाद में हम लगभग 1.5 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर के बीच हम पानी की परत भर देते हैं, उसमें पानी भर देते हैं। फिर उसके बाद में हम उसमें क्या कर देते हैं, चावल के जो बीज होते हैं, चावल होता है, उसको हम वहाँ पर डाल देते हैं। कुछ समय बाद क्या होता है, लगभग 11 से 12 दिन बाद में वो अंकुरित हो जाते हैं। और जैसे ही वो अंकुरित होते हैं फिर उनको हम क्या कर देते हैं, सीधा खेत में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। सीधा खेत में हम क्या कर देते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको कि जो डेपोक विधि है वो क्या होती है। अगला सवाल है, बीटी कपास में पौधे और लाइन की आपसी दूरी रखी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, बीटी कपास आप सब जानते हो, कपास के पौधे में बीटी जीन को स्थानांतरित करके हमने कौन सी कपास बनाई, बीटी कपास बनाई। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है जब हम खेत में लगाएंगे कपास के पौधे को तो पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की आपसी दूरी कितनी रखी जाएगी। यानी कि अगर ये हमारा खेत है तो इसमें पहला पौधा यहाँ है, फिर दूसरा पौधा यहाँ है, एक ये लाइन हो गई, फिर ये इधर दूसरी लाइन होगी। तो ऐसे पौधे से पौधे की और पौधे से लाइन की दूरी पूछी है, यहाँ पर बताना है आपको। ये जो डाटा है ये सेंटीमीटर में है, बताना है आपको। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। जिसने ऑप्शन बी वाला जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो बीटी कपास होती है उसमें पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की जो दूरी रखी जाती है वो रखी जाती है 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। कितनी रखी जाती है, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर रखी जाती है बीटी कपास में। बीटी कपास में पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर रखी जाती है। ठीक है, अगर अब आपसे पूछ लिया जाए कि बीटी कपास के 1 हेक्टर में कितने पौधे लगाए जा सकते हैं, तब आप उसका जवाब क्या दोगे, तब उसका जवाब होगा 10,000 पौधे। 1 हेक्टर में कितने पौधे लगाए जा सकते हैं, 10,000 पौधे लगाए जा सकते हैं। 1 हेक्टर में 10,000 पौधे। अब अगला सवाल देखो यहाँ पे, मक्का के 1 हेक्टर में कितने पौधे लगाए जा सकते हैं, बताना है आपको। मक्का के 1 हेक्टर में कितने पौधे लगाए जा सकते हैं, 55,000, 66,000, 77,000 और 80,000। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 सेकंड का समय है, बताइए जल्दी से। 55,000, 66,000, 77,000, 80,000। जिसने बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका, 66,000। मक्का के 1 हेक्टर में कितने पौधे लगाए जा सकते हैं, 66,000 पौधे लगाए जा सकते हैं। 1 हेक्टर में 66,000 पौधे लगाए जा सकते हैं। अगला जो सवाल है हमारा वो है 100, हमने 100 मार दिया है। अगला सवाल है, गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है। ऐसा निदेशालय बताना है जहाँ पर गेहूं में अनुसंधान होता हो। देखो इसकी भी अभी कहानी बताऊंगा मैं आपको। ऑप्शन चंडीगढ़, नई दिल्ली, हिसार और करनाल, बताना है आपको, फिर मैं आपको बताऊंगा। चंडीगढ़, नई दिल्ली, हिसार और करनाल। चंडीगढ़, नई दिल्ली, हिसार और करनाल। गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है, गेहूं अनुसंधान निदेशालय है करनाल, हरियाणा में। जिसने डी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका, और जिसने बी जवाब दिया है वो अपने जवाब में सुधार कर लीजिए। देखो कैसे, सबसे पहले जो गेहूं अनुसंधान निदेशालय खोला गया था, वो जब खोला गया था तो उस समय वो नई दिल्ली में ही था। उस समय वो कहाँ पर था, नई दिल्ली में ही था। लेकिन फिर कुछ समय बाद इसको स्थानांतरित करके करनाल में कर दिया गया। कहाँ पर कर दिया, करनाल में कर दिया गया।
तो अब जो आंसर होगा करनाल ही माना जाएगा सही, नई दिल्ली नहीं माना जाएगा। तो गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? करनाल में है, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो आपकी जानकारी है, आपके नोट्स है, उसको अपडेट करिए, पुराने नोट्स मत पढ़िए। अगला है, देखो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको। बहुत से जो नोट्स हैं उसमें ये दिया गया है कि जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो एक ही है। बहुत से पुराने नोट्स है उसमें ये दिया गया है, और जो बुक्स हैं उनमें भी यही दिया गया है। तो देखो जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो एक नहीं है, वो 3 हो गई है। अब ध्यान रखना, एक सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो है इम्फाल मणिपुर में, एक सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है झांसी में, झांसी उत्तर प्रदेश में, और एक सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है समस्तीपुर बिहार में। तो ध्यान रखिएगा 3 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, एक नहीं है, अब 3 हो गई है। अगला सवाल है, धान का उत्पत्ति स्थान है, बताना है आपको। धान यानी कि चावल का उत्पत्ति स्थान है अमेरिका, तुर्की, चीन और इंडो बर्मा। 4 ऑप्शन, 4 सेकंड का समय, कमेंट करके बताइए धान का उत्पत्ति स्थान क्या होगा। अमेरिका, तुर्की, चीन और इंडो बर्मा, धान का उत्पत्ति स्थान। मैं सभी के जवाब दूंगा, अभी सभी के जवाब दूंगा। लाइव क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट करिएगा, मैं सारे कमेंट के जवाब दूंगा। जी बिल्कुल, धान का जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है? डी ऑप्शन जिसने दिया है बिल्कुल सही जवाब है। डी जिसने ऑप्शन दिया है इंडो बर्मा, जी बिल्कुल सही जवाब है आपका। धान का उत्पत्ति स्थान क्या होगा? धान का उत्पत्ति स्थान होगा इंडो बर्मा। तो अब तुर्की किसका होगा? तुर्की होगा गेहूं का, और तुर्की के अलावा उसको हम ये भी बोलते हैं दक्षिण पश्चिम एशिया। तो गेहूं का स्थान दक्षिण पश्चिम एशिया भी होता है और तुर्की भी होता है। कभी कभी एशिया माइनर भी दे देते हैं ऑप्शन में, तो एशिया माइनर भी इसका सही जवाब होगा। और चीन किसका होगा? चीन होगा सोयाबीन का। सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान क्या है? चीन। अगला सवाल है, धान की प्रोटीन क्या कहलाती है? यानी कि धान या चावल एक ही बात है। धान की प्रोटीन क्या कहलाती है? देखो एक बात तो नहीं है, धान और चावल में क्या डिफरेंस होता है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। जब तक जो धान होता है वो खेत में उगा हुआ है, चावल है जो खेत में उगा हुआ है और वो पौधे से जुड़ा हुआ है, तब तक वो क्या कहलाएगा? धान कहलाएगा। या कंडीशन और है, जब तक चावल के ऊपर छिलका रहेगा तब तक वो क्या कहलाएगा? धान कहलाएगा। और जैसे ही उस छिलके को उतार दिया और उसमें से सफ़ेद पदार्थ, जो सफ़ेद दाना है वो बाहर आ गया, तो फिर वो क्या हो जाएगा? फिर वो हो जाएगा चावल। तो चावल और धान में ऐसे डिफरेंस होता है। चावल को इंग्लिश में बोला जाता है राइस और धान को बोला जाता है पेडी। ठीक है, धान को बोला जाता है पेडी और चावल को राइस। तो थोड़ा सा अपना जो लेवल है उसको इंक्रीज करिए। इंटरव्यू में ये ऐसी बेसिक चीज़ें पूछी जाती है, आपसे पूछ लिया बताइए गाय भैंस में अंतर क्या है, फिर क्या बताओगे आप? पूछ लिया आपसे कि धान और चावल में अंतर क्या है, फिर कैसे बताओगे? तो इसलिए ऐसी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। बिल्कुल, गाय भैंस में अंतर भी बता देंगे आपको एक दिन। अगला सवाल है, धान की प्रोटीन क्या कहलाती है, बताना है आपको। डी ऑप्शन जिसने दिया है ओराजेनिन, बिल्कुल सही जवाब है। जिसने डी ऑप्शन दिया है ओराजेनिन, बिल्कुल सही जवाब है आपका। गाय भैंस में अंतर बता देंगे आपको। धान की प्रोटीन क्या कहलाती है? ओराजेनिन। जिसने जवाब दिया है डी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला सवाल है हमारा, धान उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? धान उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ए बी सी डी। 4 ऑप्शन, 4 सेकंड का समय। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको, धान उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? जिसने आंसर ए दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। धान उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का दूसरा स्थान है। अगर उत्पादकता की बात की जाए तो उत्पादकता में भारत का कौन सा स्थान है? उत्पादकता में भारत का प्रथम स्थान है। पहला स्थान किसका है धान उत्पादन में या चावल उत्पादन में? पहला स्थान चीन का है, जहाँ से कोरोना आया है। कोरोना से याद आया, देखो घर में रहिए बच्चों, सुरक्षित रहिए, बाहर कोरोना है, रोड पर मत निकलिए, कोरोना है। लॉकडाउन तो खुल गया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर घूमने लग जाओ। देखो आप बाहर जाओगे आपके तो कुछ नहीं होगा, आप कोरोना अंदर लेके आ जाओगे, आपके सारे घर वालों को हो जाएगा। इसीलिए बाहर मत जाइए, छत पर निकल लो, छत पर घूम लो शाम को, बाकी जो भी है टीवी देख लो, मोबाइल चला लो, पढ़ लो, लेकिन बाहर मत निकलो, बाहर कोरोना है। चाइना सारे उत्पाद तो नकली बेचता है, ये कोरोना इसने असली क्यों बेच दिया, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा अभी तक। अगला सवाल है,
धान की कौन सी किस्म सीधी बुआई हेतु उपयुक्त है? धान की कौन सी किस्म सीधी बुआई हेतु उपयुक्त है? ऑप्शन ए IR 8, ऑप्शन बी बाला, ऑप्शन सी रत्ना और ऑप्शन डी जया। 4 ऑप्शन है, लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए। धान की कौन सी किस्म सीधी बुआई हेतु उपयुक्त है? बार बार सवाल पूछा जाता है, ये बताइए आप। जिसने बी जवाब दिया है, बी वाला जवाब दिया है जिसने, बाला, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो धान की जो सीधी बुआई वाली किस्म है वो कौन सी है? धान की सीधी बुआई वाली किस्म है बाला। कौन सी है? बाला किस्म सीधी बुआई हेतु बिल्कुल सटीक बैठती, उपयुक्त मानी जाती है। अगला सवाल है, राजस्थान में सर्वाधिक धान का उत्पादन कहाँ पर होता है? राजस्थान में सर्वाधिक धान का उत्पादन कहाँ पर होता है? चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, बूंदी और श्रीगंगानगर। बताना है आपको। राजस्थान में सर्वाधिक धान का उत्पादन कहाँ पर होता है? चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, बूंदी और श्रीगंगानगर। लाइव चैट बॉक्स में बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जिसने जवाब दिया है हनुमानगढ़, बिल्कुल सही जवाब है आपका। राजस्थान में सर्वाधिक जो धान का उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? हनुमानगढ़ में होता है। कहाँ पर होता है? सर्वाधिक धान का उत्पादन हनुमानगढ़ में होता है। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो फिर उसका आंसर होगा श्रीगंगानगर। उसका आंसर क्या होगा? श्रीगंगानगर। चावल तो सबसे ज़्यादा हनुमानगढ़ में और कपास सबसे ज़्यादा श्रीगंगानगर में होता है। अगला सवाल है, भारत का स्थायी भोजन कौन सी फसल है? बताना है आपको लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके। भारत का स्थायी भोजन कौन सा है? मक्का, गेहूं, बाजरा और धान। मक्का, गेहूं, बाजरा और धान। स्थायी भोजन का मतलब भी समझा दूंगा अभी। स्थायी भोजन का मतलब ये होता है कि भारत में जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा कौन सा भोजन खाते हैं और किस भोजन पर सबसे ज़्यादा डिपेंड है। तो भारत का जो स्थायी भोजन है वो कौन सा है? वो है धान, यानी कि चावल। सबसे ज़्यादा भारत में लोग क्या खाते हैं? चावल खाते हैं। जी बिल्कुल, धान ही खाते हैं, गेहूँ नहीं खाते हैं। गेहूँ का प्रचलन सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में, गुजरात में, कुछ भाग मध्य प्रदेश और कुछ भाग उत्तर प्रदेश और पंजाब, बस यहाँ पर। बाकी जितने भी जिले हैं साउथ पूरा, वहाँ पर चावल खाए जाते हैं। नॉर्थ में ये ले लो आप, उत्तराखंड ले लो, उत्तर प्रदेश ले लो, श्रीनगर ले लो, जम्मू ले लो, कश्मीर ले लो, हिमाचल ले लो, यहाँ पर सब जगह चावल खाया जाता है। फिर ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट है, ये सिक्किम, मणिपुर, सिक्किम है और मणिपुर है और मेघालय है, यहाँ पर सब जगह लोग चावल ही खाते हैं। गेहूँ बहुत कम खाते हैं। गेहूँ कम क्यों खाते हैं? क्योंकि गेहूँ होता है, गेहूँ को डाइजेस्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वही गेहूँ को डाइजेस्ट कर सकता है। अगर बाजरे की बात की जाए तो बाजरा तो सिर्फ बाड़मेर के लोग खाते हैं, बाड़मेर नागौर के लोग खाते हैं और कुछ जैसलमेर के, क्योंकि बाजरा तो उससे भी उसका भी बाप है बाजरा। तो बाजरे को तो डाइजेस्ट करना हर किसी के बस का रोग नहीं है। बाजरा तो बहुत डाइजेस्ट करना, बाजरे की रोटी को बहुत मुश्किल होता है और उससे थोड़ा आसानी से पचता है गेहूँ, और गेहूँ से भी आसानी से पचता है धान, इसलिए धान को सबसे ज़्यादा खाया जाता है। अगर विश्व में पूछ लिया जाए आपको, अगला सवाल होगा मेरे हिसाब से, नहीं है। अगला सवाल मैं बता देता हूँ आपको कि भारत का स्थायी भोजन तो बता दिया मैंने, भारत का स्थायी भोजन धान है, यानी कि चावल है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व का स्थायी भोजन कौन सा है, तो विश्व का स्थायी भोजन गेहूँ है। अब गेहूँ कैसे है? क्योंकि वो रोटी तो बनाते नहीं है, वो रोटी की जगह वो क्या बनाते हैं, जो गेहूं का आटा नहीं बनाते हैं, मैदा बनाते हैं, और मैदे से क्या बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं और ब्रेड खाते हैं वो। इसलिए जो भारत का स्थायी भोजन है वो धान है, और विश्व का जो स्थायी भोजन है वो क्या है, विश्व का स्थायी भोजन गेहूं है। अगला सवाल जो है हमारा वो ये है, चावल अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है। देखो चावल से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन है, इसीलिए वो इंस्टीट्यूट पूछता है आपसे, क्योंकि कंफ्यूज करने वाला है ना, और वो तो चाहता यही है कि आप कंफ्यूज हो। आपको कंफ्यूज करने के लिए वो सवाल घुमा के पूछता है, आपको इजी सवाल थोड़ी देगा वो। इसीलिए पूछा गया है कि चावल अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है। अब चावल अनुसंधान निदेशालय अलग होता है, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान अलग होता है, और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अलग होता है। तीनों ही अलग अलग है। बताना है आपको चावल अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है। 4 ऑप्शन, केरल, नई दिल्ली, हैदराबाद और करनाल। 4 ऑप्शन है, लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कहाँ पर है चावल अनुसंधान निदेशालय, कहाँ पर है। जिसने सी जवाब दिया है सही है, जिसने डी जवाब दिया है गलत है, बी और ए भी गलत है। डी जवाब गलत है, सी वाला सही है, हैदराबाद। चावल अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है, चावल अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद में। चावल अनुसंधान निदेशालय कहाँ है, हैदराबाद में है, और ये जो इस पर चावल पर अनुसंधान किया जाता है। अगला है केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। ये निदेशालय है या अनुसंधान है, ठीक है, तो निदेशालय बड़ा होता है। अगला है केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, कटक उड़ीसा,
पहले जो उड़ीसा था अब उसको ओडिशा कर दिया गया है, तो वहाँ ऑप्शन में ओडिशा आएगा। तो ओडिशा देख के आप ये मत करना कि सर ओडिशा तो कोई स्टेट है ही नहीं, ओडिशा स्टेट है, जो उड़ीसा था उसको ओडिशा कर दिया गया है, ठीक है। तो कटक उड़ीसा, नई दिल्ली, नागपुर और कानपुर बताना है आपको। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कटक, उड़ीसा, नई दिल्ली, नागपुर, कानपुर। जिसने ए जवाब दिया है बिल्कुल सही है आपका जवाब, कटक उड़ीसा। जो केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है? केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में है। कहाँ पर है? कटक उड़ीसा में है। और अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन है जापान, बी भारत, सी मनीला फिलीपींस और डी अमेरिका। तो बताना है आपको लाइव चैट बॉक्स में। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताना है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। जिसने सी वाला जवाब दिया है मनीला फिलीपींस, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो चावल अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है? मनीला फिलीपींस में है। मनीला फिलीपींस में है चावल अनुसंधान संस्थान। इसको IRRI भी बोला जाता है, यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो अब शाम को 8 बजे क्लास लगेगी। वैसे अभी ये क्लास चल रही है, शाम को 8:30 बजे लगेगी, वही रोज़ वाला टाइम रहेगा। उम्मीद करता हूँ आज जो संख्या आप लाओगे वो ज़्यादा होगी। अपने दोस्तों को बोलिए कि लाइव टेस्ट सीरीज चल रही है, क्योंकि लाइव टेस्ट सीरीज इसके अलावा और किसी चैनल पर नहीं चल रही है। तो लाइव टेस्ट सीरीज चल रही है, आप स्टूडेंट को लाओ। बायोलॉजी की भी लाइव टेस्ट सीरीज चल रही है, केमिस्ट्री की भी चालू होने वाली है बस 2-3 दिनों में। जैसे ही आपके जो सब्सक्राइबर्स थोड़े बढ़ जाते हैं और लाइव चैट में आपके स्टूडेंट नंबर बढ़ जाते हैं, जैसे ही 50 होते हैं, वैसे ही हम केमिस्ट्री की लाइव क्लास भी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और लाइव क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा आइए, ठीक है। आप वैसे आपका सपोर्ट बहुत है, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं आपको, ठीक है। तो अगला सवाल है हमारा, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 110। धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? धान के खेत में बताना है आपको ABCD। जिसने बी वाला ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही जवाब है। धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? मेथेन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? मेथेन गैस निकलती है। इसको CH4 भी बोला जाता है। तो ये आज की क्लास थी, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और शाम को मिलेंगे। अभी तो शाम को लाइव 8:30 बजे हम मिलेंगे, तो तब तक के लिए नमस्कार। लाइव 8:30 बजे मिलते हैं बायोलॉजी की क्लास में। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आइएगा लाइव, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लाइव आइएगा। और जिन्होंने अच्छे कमेंट्स किए थे उनको शाम को दिखाएंगे, उनकी फ़ोटो और नाम शाम को शो होगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।